नमस्कार और स्वागत है। आज हम डॉक्टर रविंद्र पास्तोर के एक बहुत ही दिलचस्प राजनीतिक उपन्यास गॉड मैन सिंड्रोम के कुछ अंशों पर बात करने वाले हैं। जी। ये उपन्यास सत्ता, सनक और लोकतंत्र के बीच का जो एक कह सकते हैं कि नाजुक रिश्ता है, उसे खंगालता है। बिल्कुल। और कहानी के केंद्र में है भारत के एक बेहद करिश्माई प्रधानमंत्री वेद प्रताप सिंह। उपन्यास इस सवाल को बहुत गहराई से देखता है कि एक नेता जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुना गया है, वो कैसे धीरे धीरे खुद को उसी प्रक्रिया से ऊपर समझने लगता है। तो आज हम इसी यात्रा को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक राजनेता गॉडमैन बन जाता है और इसके नतीजे क्या होते हैं। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। तो गॉडमैन के उदय से ही शुरू करते हैं। उपन्यास में एक बड़ा ही दिलचस्प दृश्य है जहां प्रधानमंत्री वेद प्रताप सिंह आईने में खुद को देख रहे हैं। हाँ, बहुत शक्तिशाली दृश्य है वो। लेखक लिखते हैं कि उन्हें अपने चेहरे पर थकान नहीं बल्कि एक अजीब सा अधिकार दिखता है। बिल्कुल। ये वो अधिकार नहीं है जो वोट से मिलता है, बल्कि जो भय और भक्ति के मिश्रण से पैदा होता है। बिल्कुल। और ये मानसिकता उनके एक विचार से एकदम साफ हो जाती है जब वो खुद से कहते हैं, इतिहास मुझे समझ नहीं पाएगा लेकिन याद रखेगा। वाह। उपन्यास में एक पंक्ति है कि जब आईने में उनका प्रतिबिंब मुस्कुराया तो वो मुस्कान किसी राजनेता की नहीं थी, वो एक विजेता की कठोरता वाली थी। मतलब ये वो पल था जहां व्यक्ति खुद को सत्ता का वाहक नहीं बल्कि सत्ता का स्रोत मानने लगता है। एग्जैक्टली, सत्ता का स्रोत। सत्ता का स्रोत, ये एक बहुत बड़ा मानसिक बदलाव है, लेकिन सिर्फ सोचने भर से तो यह हकीकत नहीं बन जाता होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। इस सोच को बनाए रखने के लिए, इसे लोगों तक पहुंचाने के लिए एक पूरी मशीनरी लगती होगी। उपन्यास में इस मशीनरी का केंद्र किसे बताया गया है? हाँ, यहीं पर कहानी में एंट्री होती है प्रधानमंत्री के मुख्य रणनीतिकार केशव की और उसके वॉर रूम की। और उसका वर्णन किसी सरकारी दफ्तर जैसा नहीं है। वो एक तरह का भूमिगत बंकर है, बिना खिड़कियों वाला। अच्छा। जहां आपको गांधी की तस्वीर नहीं दिखेगी बल्कि दीवारों पर डेटा की नदियां बहती दिखेंगी, रियल टाइम में ट्रेंड्स, सेंटिमेंट एनालिसिस, सब कुछ। तो ये राजनीति का नर्व सेंटर है। और इस नर्व सेंटर को चलाने वाला सिद्धांत क्या है? केशव अपनी टीम से क्या कहता है? उसका सिद्धांत ही इस पूरी मशीनरी का सार है। वो अपनी टीम से कहता है, सत्य वह नहीं है जो घटित हुआ है, सत्य वो है जो हम लोगों को विश्वास दिला दें कि घटित हुआ है। मतलब परसेप्शन ही सब कुछ है। सब कुछ। ये राजनीति को शासन से हटाकर परसेप्शन मैनेजमेंट का खेल बना देता है। इसका कोई उदाहरण है उपन्यास में जहां इस सिद्धांत को हम काम करते हुए देख सकते हैं? एक बेहतरीन उदाहरण है, प्रधानमंत्री एक भाषण में कोई तथ्यात्मक गलती कर देते हैं। अच्छा। वॉर रूम में खलबली मच जाती है। जो जूनियर सदस्य हैं वो इसे ठीक करने के तरीके खोजने लगते हैं, लेकिन केशव उन्हें रोक देता है। और क्या कहता है? वो कहता है, राजनीति में गलती नाम की कोई चीज नहीं होती। गलती केवल एक कच्चा माल होती है। ये हम पर निर्भर करता है कि हम उसे कचरा बनाते हैं या हथियार। गलती को हथियार बनाना। ये तो कमाल की सोच है। तो फिर वो करते क्या है? फिर शुरू होता है ऑपरेशन स्पिन। कुछ ही घंटों में केशव की टीम उस तथ्यात्मक गलती को एक रूपक और एक मास्टर स्ट्रोक में बदल देती है। वो कैसे? व्हाट्सएप ग्रुप्स और बॉट्स के जरिए ये नैरेटिव फैलाया जाता है कि प्रधानमंत्री ने कोई गलती नहीं की बल्कि उन्होंने भाव की बात की थी, और जो आलोचक हैं वो लकीर के फकीर हैं जो एक युग दृष्टा की गहरी बात को समझ नहीं पाए। और लोग ये मान लेते हैं। कुछ ही घंटों में वो गलती एक रहस्यमय मास्टर स्ट्रोक बन चुकी थी। तो ये वॉर रूम तो नैरेटिव की एक पूरी फैक्ट्री चला रहा है, लेकिन सिर्फ प्रचार से तो कोई भगवान नहीं बन जाता। नहीं, उसके लिए तो आस्था चाहिए। उपन्यास के मुताबिक इस छवि को बनाने में धर्म का इस्तेमाल कहाँ से शुरू होता है? उपन्यास बताता है कि इसकी नींव वेद प्रताप सिंह ने बहुत पहले ही रख दी थी, जब वो एक युवा प्रचारक थे। अच्छा। उन्होंने समझ लिया था कि धर्म इस देश की जनता की मातृभाषा है। आप किसी भी भाषा में बोलिए, लेकिन अगर आप धर्म के प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं तो आपका संदेश सीधा दिल तक पहुंचता है। तो क्या उनके भाषणों में कोई बदलाव आता है? बिल्कुल, एक धीमा लेकिन बहुत निश्चित बदलाव। उपन्यास कहता है कि धीरे धीरे उनके भाषणों से विकास के आंकड़े, जीडीपी के नंबर, ये सब बातें गायब होने लगती हैं। और उनकी जगह क्या आता है? उनकी जगह आते हैं पौराणिक रूपक, प्राचीन कथाएं, आध्यात्मिक संदर्भ। उपन्यास की एक बहुत मार्मिक पंक्ति है, यहीं एक राजनेता की मृत्यु हुई और एक पंथ का जन्म हुआ। और ये बदलाव सिर्फ भाषणों तक तो सीमित नहीं रहता होगा, उनकी पब्लिक इमेज पर इसका क्या असर पड़ता है? पूरी छवि बदल जाती है। हाथ जोड़ने वाले नेता से वो हाथ उठाकर आशीर्वाद देने वाले सिद्ध पुरुष बन जाते हैं। अच्छा। उनके जन्मदिन पर राजनीतिक रैलियों की जगह बड़े बड़े हवन और कीर्तन होने लगते हैं।
उनके मंत्री उन्हें रिपोर्ट कार्ड नहीं बल्कि चरण स्पर्श करके आशीर्वाद देते हैं। मतलब ये एक व्यक्तित्व का पूरी तरह से रूपांतरण था। हाँ, जो एक पूरे पारिस्थितिकी तंत्र, एक इकोसिस्टम द्वारा पोषित किया जा रहा था। आपने इकोसिस्टम की बात की, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि एक व्यक्ति अकेला ये सब नहीं कर सकता। इस इकोसिस्टम का सबसे मजबूत स्तंभ किसे बताया गया है? निसंदेह दरबारी मीडिया। दरबारी मीडिया। उपन्यास में न्यूज स्टूडियो का वर्णन भव्य वातानुकूलित मंदिरों के रूप में किया गया है। मंदिर? हाँ, जहाँ शाम को खबरों का विश्लेषण नहीं बल्कि आस्था का अभिषेक होता है। एंकर अब पत्रकार नहीं बल्कि धर्मयोद्धा बन चुके हैं। इसका कोई कॉन्क्रीट उदाहरण है उपन्यास में? ये आस्था का अभिषेक असल में दिखता कैसा है? एक बहुत ही डरावना उदाहरण है प्राइम टाइम डिबेट में पत्रकार मीरा के साथ जो होता है। क्या होता है? प्रधानमंत्री ने एक इंटरव्यू में खुद को नॉन बायोलॉजिकल यानी अलौकिक कह दिया था। मीरा इस पर बस एक तार्किक सवाल उठाती है। सिर्फ एक सवाल, बस। और इतना पूछना ही काफी था। एंकर उस पर चिल्लाने लगता है, उसे करोड़ों लोगों की भावनाओं का अपमान करने वाला बताता है। एक मिनट रुकिए, मतलब उसे सवाल का जवाब नहीं दिया जाता बल्कि उसी पर हमला कर दिया जाता है। हमला। और फिर जो होता है वो और भी भयावह है। कंट्रोल रूम से उसका माइक म्यूट कर दिया जाता है। क्या? वो लाइव टीवी पर है, बोल रही है, लेकिन उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंच रही। और ठीक उसी समय स्क्रीन के नीचे एक टिकर चलने लगता है, #मीरा इंसल्ट्स इंडिया। अरे बाप रे। ये सिर्फ एक बहस का अंत नहीं था, उपन्यास इसे डिजिटल लिंचिंग की शुरुआत कहता है। कुछ ही मिनटों में केशव के वॉर रूम के इशारे पर मीरा को गालियां, धमकियां, सब कुछ मिलने लगता है। ये सुनने में बहुत भयावह है। संदेश साफ है, सवाल मत पूछो। बिल्कुल। तो एक तरफ मीडिया का ये कान फाड़ देने वाला शोर है, और दूसरी तरफ क्या विपक्ष की कोई आवाज है? उपन्यास में विपक्ष की क्या स्थिति है? उपन्यास में विपक्षी मुख्यालय का वर्णन किसी खंडहर जैसा है। खंडहर? हाँ, जहां हवा में हार की एक बासी गंध खुली हुई है। उनकी समस्या ये है कि वे एक असमयत युद्ध लड़ रहे हैं। वे आज भी पुराने हथियारों से लड़ रहे हैं। पुराने हथियार मतलब आंकड़े और तर्क। वे बेरोजगारी, महंगाई, जीडीपी के चार्ट लेकर जनता के पास जाते हैं, जबकि सत्ता भावनाओं और आस्था का खेल खेल रही है। उपन्यास कहता है, आप एक चार्ट शीट से धर्म ग्रंथ का मुकाबला नहीं कर सकते। इसी हताशा को उपन्यास में एक युवा विपक्षी नेता बहुत अच्छे से बताता है। हाँ, वो क्या कहता है? वो कहता है, हम कह रहे हैं कि आपकी थाली में रोटी कम है, और उधर वो आदमी कह रहा है कि मैंने आपकी आत्माओं को तृप्त कर दिया है। जनता को अब तर्क नहीं चाहिए, उन्हें ट्रांस चाहिए, उन्हें नशा चाहिए। बिल्कुल, ये आधुनिक राजनीति का एक बड़ा ही कड़वा सच है। और ये लड़ाई सिर्फ राजनीतिक दलों के बीच नहीं है ना? ये लोगों के दिमाग के अंदर भी लड़ी जा रही है। सही कहा। उपन्यास जनता के मनोविज्ञान पर भी रोशनी डालता है और बताता है कि कैसे ब्रेन हाईजैकिंग के जरिए उनकी सोच को नियंत्रित किया जाता है। ब्रेन हाईजैकिंग, ये एक बहुत भारी शब्द है। क्या उपन्यास समझाता है कि ये काम कैसे करता है? इसके हथियार क्या हैं? उपन्यास इसके 5 मुख्य हथियार बताता है। पहला, माइक्रो टारगेटिंग। अच्छा। यानी हर व्यक्ति को उसकी जाति, उम्र, लोकेशन के हिसाब से अलग-अलग संदेश भेजना। एक ही मुद्दे पर ब्राह्मण को अलग मैसेज जाएगा और दलित को अलग। और दूसरा हथियार है डोपामीन लूप, यानी 60 सेकंड की रील्स और शॉर्ट्स के जरिए आपको लगातार उत्तेजक या गुस्सा दिलाने वाला कंटेंट भेजा जाता है, जिससे आपकी तार्किक सोच की क्षमता कम हो जाए। हाँ, और आप भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया देने लगे। तीसरा और शायद सबसे प्रभावी है डर का मनोविज्ञान। डर का मनोविज्ञान? लगातार ये बताना कि आपकी संस्कृति, आपका धर्म, आपका अस्तित्व खतरे में है। डर दिमाग के तार्किक हिस्से को बंद कर देता है, तो इंसान सिर्फ अपनी सुरक्षा के बारे में सोचने लगता है। बिल्कुल। चौथा हथियार और भी खतरनाक है, डीप फेक, यानी एआई की मदद से ऐसे वीडियो बनाना जो किसी नेता ने कभी कहे ही नहीं, और उन्हें सच की तरफ फैला देना। और पांचवा है इको चेम्बर्स, यानी सोशल मीडिया का एल्गोरिदम आपको सिर्फ वही दिखाता है जिससे आप पहले से सहमत हैं। तो धीरे धीरे आप एक वैचारिक बुलबुले में कैद हो जाते हैं, जहां आपको लगता है कि पूरी दुनिया आप ही की तरह सोचती है, और जो अलग सोचता है वो या तो मूर्ख है या देशद्रोही। ये तो एक ऐसी तस्वीर है जहां सच्चाई का कोई एक पैमाना ही नहीं बचा। लेकिन क्या ये नैरेटिव हमेशा जमीनी हकीकत पर हावी रह सकता है? नहीं, और उपन्यास में यहीं पर 2 भारत का सिद्धांत आता है। टीवी वाला भारत और जमीन वाला भारत। बिल्कुल। उपन्यास एक बहुत ही मार्मिक रूपक का उपयोग करता है। वो कहता है कि दिल्ली में एक ही रात में
लुटियंस दिल्ली के बंगलों में कोहरा मखमली पर्दे जैसा लगता है। हाँ। लेकिन कुछ ही किलोमीटर दूर गरीबों की बस्ती में वही कोहरा कफन जैसा लगता है, जो बेघरों की जान ले लेता है। एक ही शहर, एक ही रात, दो अलग अलग हकीकतें। और इस जमीन वाले भारत का चेहरा कौन है उपन्यास में? उसका चेहरा है सोनू, एक डिलीवरी पार्टनर। वो गिग इकोनॉमी का प्रतीक है। उसे कंपनी पार्टनर कहती है। हाँ, लेकिन असल पर उसकी कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है, कोई पेंशन नहीं, कोई छुट्टी नहीं। वो आधुनिक गुलामी का प्रतीक है, जो टीवी वाले भारत की सुविधा के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगाता है। और जब सोनू जैसे लाखों युवाओं की हताशा, मतलब बेरोजगारी और महंगाई, इस बनाए गए नैरेटिव पर हावी हो जाती है, तब क्या होता है? तब असंतोष का उभार होता है। उपन्यास में एक नेताविहीन आंदोलन का उदय दिखाया गया है। ये उन छात्रों का आंदोलन है जिनके पास डिग्रियां तो हैं पर नौकरियां नहीं। हाँ, और ये आंदोलन इसलिए अलग था क्योंकि इसका कोई एक चेहरा नहीं था जिसे बदनाम किया जा सके। अच्छा। प्रदर्शन कर रहे छात्रों के हाथों में किसी पार्टी के झंडे नहीं थे, बल्कि उनकी अपनी डिग्रियां और मार्कशीट थी। वाह। वे हवा में अपनी डिग्रियां ऐसे लहरा रहे थे जैसे वे टूटे हुए वादे के सबूत हों। उपन्यास कहता है ये आंदोलन धुएं की तरह था जिसे हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती। और सरकार की प्रतिक्रिया क्या होती है? प्रतिक्रिया प्रेडिक्टेबल है। इंटरनेट ब्लैकआउट, धारा 44 और पुलिस की कार्रवाई। लेकिन दमन के बाद एक उम्मीद की चिंगारी दिखती है। वो क्या है? जब छात्रों पर लाठीचार्ज होता है तो अगले दिन उनकी ढाल बनकर रिटायर्ड फौजी, जाने माने प्रोफेसर, डॉक्टर और लेखक सड़क पर आ जाते हैं। ये नागरिक समाज की अंतरात्मा का जागना था। बिल्कुल। उपन्यास एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछता है। आप एक छात्र को अर्बन नक्सल कह सकते हैं, लेकिन आप एक परमवीर चक्र विजेता को देशद्रोही कैसे कहेंगे? सही बात है। इस एक कदम से आंदोलन को एक नैतिक बल मिल जाता है। हाँ, जो सरकार के सारे नैरेटिव पर भारी पड़ने लगता है। और ये सब हो रहा है आम चुनाव के ठीक पहले। तो इसका चुनाव पर क्या असर पड़ता है? उपन्यास का अगला खंड, खंडित सिंहासन, इसी को दिखाता है। हाँ, चुनाव से पहले एग्जिट पोल्स द्वारा एक रेड मिराज यानी लाल मरीचिका बनाई जाती है। हर चैनल पर 400 पार का नैरेटिव सेट किया जाता है। एक ऐसा माहौल बनाया जाता है कि विपक्ष तो लड़ाई में ही नहीं है। जी, लेकिन जब असली परिणाम आते हैं तो तस्वीर बिल्कुल अलग होती है। सत्ताधारी दल को बहुमत से कुछ सीटें कम मिलती हैं, एक खंडित सिंहासन। और यहीं से सरकार बनाने का असली खेल शुरू होता है। बिल्कुल। पर्दे के पीछे शुरू होता है ऑपरेशन कमल चक्र। उपन्यास दिखाता है कि कैसे साम दाम दंड भेद की नीति का उपयोग करके निर्दलीय और छोटे दलों के सांसदों को अपने पाले में लाया जाता है। एजेंसियों का डर, पैसों का लालच, सब कुछ। तो एक तरफ तो ये जोड़-तोड़ की राजनीति चल रही है और दूसरी तरफ विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष इस हार को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। उनका युवा नेता सचिन सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करता है, लेकिन वहां वो सबूत पेश करने की जगह एक भावनात्मक और असंसदीय भाषण देता है, जिसमें वो प्रधानमंत्री को चोर और धूर्त कहता है। जाहिर है कोर्ट सबूतों के अभाव में याचिका को खारिज कर देता है। ये दिखाता है कि कैसे विपक्ष नैतिक रूप से सही होते हुए भी लड़ाई को सही तरीके से लड़ने में विफल रहता है। अंत में वेद प्रताप सिंह सरकार तो बना लेते हैं, लेकिन क्या अब वो पहले जैसे सर्वशक्तिमान रहते हैं? नहीं, यही उपन्यास का असली क्लाइमैक्स है। उन्हें सिंहासन तो मिल जाता है, लेकिन वो खंडित है। अब उन्हें गठबंधन के सहयोगियों को साथ लेकर चलना पड़ता है, जिनकी अपनी मांगें और दबाव हैं। हाँ, उनका एक राष्ट्र एक नेता का सपना टूट जाता है। अब वो विजेता नहीं बल्कि एक मजबूत शासक हैं। तो हमने मीडिया, विपक्ष, जनता के मनोविज्ञान और चुनावी राजनीति की बात की। कुल मिलाकर उपन्यास जो ये पूरा इकोसिस्टम दिखा रहा है, इसका सबसे बड़ा सबक क्या है? मेरे ख्याल से ये उपन्यास एक गहरी बात कहता है। यह सत्ता के शिखर पर बैठे व्यक्ति के अकेलेपन, उसके मनोवैज्ञानिक दबाव को भी उजागर करता है। जब हर कोई आपसे डरता है या आपकी पूजा करता है, तो आपको सच बताने वाला कोई नहीं बचता। और उपन्यास के अंत में प्रधानमंत्री वेद प्रताप सिंह अपनी ही पार्टी द्वारा बनाए गए एक नियम का सामना करते हैं, 75 वर्ष की आयु में अनिवार्य सेवानिवृत्ति का नियम। जी, और यही उपन्यास एक गहरा सवाल हम सबके लिए छोड़ जाता है। क्या कोई ऐसा नेता जो खुद को देश की नियति और अपने आप को देश के लिए अपरिहार्य मानने लगे, कभी स्वेच्छा से सत्ता छोड़ सकता है? या क्या व्यवस्था बनाने वाला हमेशा खुद को उस व्यवस्था का सबसे बड़ा अपवाद मान लेता है? ये वाकई विचारणीय है।